नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो हमने आपको जैसा बताया था कि हम 10 तारीख से अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। तो हमने आज से शुरू कर दिया है। तो आज हम 10th NCERT मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं का पहला चैप्टर है, उसका बेसिक पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लें, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैथ सॉल्व करवाया जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक जानकारी है, उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। साथियों, इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी वाइज चैप्टर है। तो इसको समझने में छात्रों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है, उनसे और क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे साथ साथ जैसा मैं आपको बताऊं उस तरीके से अगर आप यहाँ पर इन जो भी मैं बेसिक बताता हूं उनको अगर आप कर लेते हो तो गारंटी से मैं कह सकता हूं कि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को इस चैप्टर में से ऐसा नहीं हुआ कि आपसे वो ना बने। ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आप मेरे साथ जैसा मैं आपको बताऊं उस हिसाब से आप इसको कर लें, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको तभी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं और कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले हमारे इस चैप्टर में हमको जो भी हमारे कोर्स में संख्याएं हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, एक सम्मिश्र संख्याएं होती है। सम्मिश्र संख्याएं में सम्मिश्र संख्याओं के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या और एक को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो हमारे कोर्स में केवल वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं वो 11th की क्लास में आती हैं, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के ही दो भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं हम परमेय और एक को बोलते हैं अपरमेय। ये वास्तविक संख्याओं के ही दो भाग हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किसको परमेय और अपरमेय क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब 0 को छोड़कर जितनी भर संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 आगे 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। ये संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती हमने क्या लिखा है? गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं, पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है? अगर हम जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, शून्य को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं थी, अगर उनमें हम शून्य को और सम्मिलित कर लें तो वो संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक जितनी भी संख्या आएंगी सभी वे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो इसकी परिभाषा आपने देख ली। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम होल नंबर्स होता है। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक। इसके बाद में आता है पूर्णांक। तो साथियों, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा
पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखा गया है? पूर्ण संख्याओं के समूह। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी थी? ये वाली। अगर इसमें क्या लिखा है? पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, ये 1 2 3 ऐसी आगे तक ये पूर्ण संख्याएं थी। अगर मैं इसमें ऋणात्मक अंक मिला दूं ऐसे ऐसे आगे तक, तो ये 0 को छोड़कर इधर वाले ये सभी पूर्णांक हैं, लेकिन ये जिनमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 0 को छोड़कर जितनी धनात्मक संख्याएं हैं वे सभी धनात्मक पूर्णांक हैं और 0 को छोड़कर जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं वे सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इस प्रकार हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। चलिए, और इसे z से व्यक्त करते हैं और इसको i से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं, रोटेशनल नंबर्स। तो जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब है कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं या वह परिमेय संख्या कहलाती है। और जो भी p और q संख्याएं हैं वे दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो यहाँ पर 3 क्या है? एक पूर्णांक है और ये 4 क्या है? ये भी एक पूर्णांक है। तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। यहां पर आप एक चीज और देख सकते हो कि हमने पूर्णांक आपको बताया था। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो इसमें आधा या उससे कम ज्यादा नहीं होता है, जो भी होगा पूरा अंक 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा अंक ही होगा। उसमें अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा और अगर उसमें धनात्मक चिन्ह होगा तो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलिए हम परिमेय संख्या को देखते हैं कि तो जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं और जहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए ये कोई परिमेय संख्या है, इसमें अगर ये नीचे वाला अगर 0 हो गया तो आपको पता है कि हम किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करें तो हमको अनंत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि p बटे q के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती हैं जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि 3/4, 7/5 या 4, क्योंकि 4 को आप 4/1 लिख सकते हो या 4 को आप 8/2 लिख सकते हो। इसका मतलब कि 4 है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार आप परिमेय संख्या को बता सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो जो संख्याएं p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, पाई है आदि है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसी का मान 22/7 होता है, वो p बटे q के रूप में है और दोनों ही पूर्णांक है, तो उसको हम परिमेय बोल सकते हैं। तो मुझे आशा है ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप इनको दोबारा वीडियो चलाकर देख सकते हो। अब हम इससे आगे चलिए, आगे आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं और जो भी संख्याएं अगर आगे आएंगी तो हम उनको आपको पहले क्वेश्चन कराने से पहले बता देंगे। चलिए अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम कराते हैं। अब हम इस चैप्टर के एक प्रमेयिका के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, उसका नाम है यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का। तो ये क्या होती है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये 7 है और ये 3 है। ये 7 बड़ा है 3 से, तो मैं अब इस 7 में 3 से भाग दे सकता हूं। चलिए मैं आपको दे के दिखाता हूं। अगर मैं 3 से 7 को भाग दूंगा तो ये 2 बार जाएगा और ये 6 और ये 1। अब आप यहां पर समझिए, मैं इस 7 के बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस शेषफल लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा, 3 × 2 + 1। जब भी मुझे बीच वाली संख्या निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, जिस संख्या से भाग लगा रहा हूं वो और भागफल का गुणनफल करके उसमें शेषफल अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये 3 × 2 = 6 + 1 7 ही मिल जाएगा। अब आप यहां पर देखिए तो आपका ये शेषफल 1 है। अब हम यहां पर अगर 7 की जगह पर 6 ले लें तो क्या होगा, अगर हम 6 लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें 0 मिलेगा। शेषफल हमको 0 प्राप्त होगा। तो यहां से हमको यह पता चलता है कि यहां पर जो भी आपका शेषफल है या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो या तो शेषफल आपका यहां पे या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा शेषफल, यानी रिमाइंडर। तब ये जो शेषफल है हमेशा इससे छोटा होता है। तो r से शेषफल से जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं वो हमेशा बड़ी होती है। तो हम यहां पर हमने इस शेषफल हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे और यहां पर ये संख्या 3 है तो 3 लिखेंगे। तो यहां पर हमको ये पता चलता है कि हमारा जो शेषफल है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमेशा ये शेषफल इस संख्या से छोटा ही होगा। यहां पर हम ये सीखते हैं। अब मैं चलिए आपको, ये मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया था। अब मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला बताता हूं। यहां पर मैं 2 संख्याएं लेता हूं, a और b। मैं यहां पर a संख्या को बड़ी ले लेता हूं जैसे मैंने यहां पर ली थी। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या में इस संख्या का भाग लगा सकता हूं जब ये संख्या बड़ी है। तो चलिए मैं लगाता हूं, b का भाग a में लगाता हूं। तो जब ये संख्या बड़ी है इससे, तो कोई ना कोई रिमाइंडर तो आएगा ही। वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और कोई ना कोई यहां पर भागफल भी आएगा। तो भागफल अगर आएगा तो हम उसको क्यों बोलते हैं। चलिए अब इस a के बराबर यहां पर a बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस ये r में लिख सकता हूं, b³ + r। और यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है। ये वाली कंडीशन आप यहां पर लगा सकते हैं कि या तो शेषफल 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर यहां पर शेषफल हमारा r है तो हमने r लिख दिया, और यहां पर ये संख्या b है तो ये b लिख दी। यानी यहां पर शेषफल से ये संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो ये कंडीशन होती है, इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम अपनी अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर मैं चलिए आपको दोबारा से समझा देता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, जब मैं ये दोनों वास्तविक संख्याएं ही हैं, यहाँ पर a और b 2 संख्याएं ली जिनमें a बड़ी है और b छोटी है, तो a संख्या में मैं b से भाग लगा सकता हूं क्योंकि a बड़ी है। और जब मैं b से भाग लगाऊंगा a में, तो कोई ना कोई भागफल इसका आएगा और कोई ना कोई इसका शेषफल आएगा।
तब इस बीच वाली संख्या के बराबर इन दोनों का गुणनफल प्लस ये मैं लिख सकता हूं, जैसा मैंने यहां पर आपको करके दिखाया था। और ये शेषफल आपका 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग लगाया जाता है उस संख्या से छोटा ही होगा। तो यहां पर ये हमने मेंशन कर दिया। मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर कराया जाएगा, क्योंकि ये बच्चों की समझ में नहीं आता है। मैं आपको गारंटी के साथ दोबारा कहता हूं कि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ गए मेरे साथ, तो आपको कोई भी परेशानी पूरे चैप्टर में नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके इस चैनल पे आएंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और टाइम से पहले हम आपका कोर्स करा के बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।